दुनिया की ऊर्जा का भविष्य आखिर कहाँ तय होता है? ये एक बहुत ही दिलचस्प सवाल है। हाँ, और दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता उस मेज पर पूरी तरह से क्यों नहीं बैठ पा रहा है? आज हम इसी विषय की बहुत गहराई में जाने वाले हैं। बिल्कुल। और आज की इस गहन चर्चा का आधार एक बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज है जी, जिसका नाम है इंडियाज पाथ टू इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी एक्सेशन। मतलब अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी में भारत के प्रवेश का मार्ग। हमारा मकसद आज बहुत सीधा है। हम ये समझना चाहते हैं कि ये IEA यानी इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी आखिर है क्या, और भारत जैसे विशाल देश के लिए हाँ, भारत के लिए इसकी पूर्ण सदस्यता का क्या महत्व है, और सबसे बड़ी बात वो कौन सी अजीब सी तकनीकी दीवार है जो आज भारत के रास्ते में खड़ी है। सही कहा। देखिए, ऊर्जा कूटनीति या कहें कि एनर्जी डिप्लोमेसी, ये बाहर से देखने में बहुत भारी भरकम शब्द लग सकता है। बिल्कुल लगता तो है, लेकिन अगर इसे डिकोड किया जाए तो ये पूरी दुनिया को चलाने वाले इंजन की चाबी है। सीधी सी बात है। और जब हम दुनिया के तीसरे सबसे बड़े ऊर्जा उपभोक्ता की बात करते हैं, जो कि भारत है, जी, तो ये सिर्फ एक डेटा पॉइंट नहीं है। इसका सीधा मतलब है कि दुनिया भर में पेट्रोल, बिजली या सोलर पैनल्स को लेकर या कोयले को लेकर भी, हाँ, कोयले को लेकर जो भी बड़ा फैसला लिया जाएगा वो भारत की इस विशाल हिस्सेदारी को नजरअंदाज करके सफल हो ही नहीं सकता। एग्जैक्टली। और आज का हमारा लक्ष्य यही है कि हम उन बंद कमरों की चर्चा को बाहर लाएं जहां ये सारी नीतियां तय होती हैं। ये समझना बहुत जरूरी है कि भारत उस मेज पे अपनी जगह पक्की क्यों करना चाहता है और दशकों पुराने नियम इसमें कैसे अड़चन बन रहे हैं। तो चलिए कहानी की एकदम शुरुआत से शुरू करते हैं। बिल्कुल। किसी भी वैश्विक संस्था के आज के रवैये को समझने के लिए उसके जन्म की कहानी समझना बहुत जरूरी होता है। जी। IEA कोई ऐसी संस्था नहीं है जिसे बहुत शांति के माहौल में कुछ देशों ने साथ बैठकर चाय पीते हुए बना दिया हो। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका जन्म तो एक बहुत बड़े वैश्विक पैनिक के बीच हुआ था। हाँ, एक ग्लोबल क्राइसिस के बीच। बात 1970 के दशक की है। सही कहा। 1974 में 17 देशों ने मिलकर IEA की स्थापना की थी। और ये सभी 17 देश OECD के सदस्य थे। अब यहाँ इस OECD को समझना बहुत जरूरी है। हाँ, क्योंकि यही आगे चलकर पूरी कहानी का विलन या कह लीजिए सबसे बड़ी अड़चन बनने वाला है। OECD का मतलब है आर्थिक सहयोग और विकास संगठन। जी। अगर इसे आसान भाषा में समझें तो यह मुख्य रूप से पश्चिमी और विकसित देशों का एक एक्सक्लूसिव क्लब है। बिल्कुल। इन देशों ने IEA को इसलिए बनाया क्योंकि 1973 में पूरी दुनिया एक भयानक तेल संकट से गुजर रही थी। और वो जो तेल संकट था वो रातों रात नहीं आया था। नहीं, उसके पीछे एक पूरा भू राजनीतिक घटनाक्रम था। 1973 में योम किप्पुर युद्ध चल रहा था। और उसी दौरान अरब देशों ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया। उन्होंने तेल पर प्रतिबंध लगा दिया, जिसे अरब ऑयल एम्बार्गो कहा जाता है। जी, उस समय के हालात की कल्पना करना भी डरावना लगता है। बिल्कुल। अचानक से दुनिया के शक्तिशाली देशों को एहसास हुआ कि उनके पास फैक्ट्रियां चलाने, गाड़ियां चलाने, यहाँ तक कि सर्दियों में घरों को गर्म रखने के लिए तेल ही नहीं है। पेट्रोल पंपों पर मीलों लंबी लाइनें लग गईं। और तेल की कीमतें आसमान छूने लगें। तब इन विकसित देशों को लगा कि ऊर्जा सिर्फ एक व्यापार नहीं है, ये एक हथियार है। सही बात है। और अगर इस हथियार से बचना है तो उन्हें एक ऐसा संगठन चाहिए जो ऊर्जा आपात स्थितियों को, यानी एनर्जी इमरजेंसीज को मैनेज कर सके। बिल्कुल। उस पैनिक का ही नतीजा था कि IEA के संस्थापकों ने कुछ बहुत ही सख्त नियम बनाए। और यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि उन्हीं में से एक नियम है 90 दिन का नियम। 90 दिन का नियम, ये काफी कड़ा नियम लगता है। बहुत कड़ा है। दस्तावेज स्पष्ट रूप से बताते हैं कि IEA के हर सदस्य देश के लिए यह अनिवार्य है कि वो कम से कम 90 दिनों के शुद्ध आयात के बराबर रणनीतिक तेल भंडार बनाए रखें, यानी स्ट्रैटेजिक ऑयल रिजर्व्स। जी। 90 दिन का शुद्ध आयात, ये सुनने में शायद एक सामान्य नियम लगे, लेकिन जमीन पर यह बहुत मुश्किल है। हाँ, अगर इसे जमीन पर उतारा जाए तो ये एक बहुत बड़ा कमिटमेंट है। शुद्ध आयात का मतलब है कि कोई देश जितना तेल आयात करता है उसमें से निर्यात होने वाले तेल को घटा दे। हाँ, जो बचता है उसका 90 दिनों का बैकअप रखना है। बिल्कुल। इसका मतलब है कि देशों को जमीन के नीचे विशालकाय गुफाएं या लाखों बैरल के टैंक बनाने पड़ते हैं और उनमें तेल भर के लॉक करना पड़ता है। ये तो कोई सस्ता काम नहीं है। बिल्कुल नहीं। इसमें अरबों डॉलर का इंफ्रास्ट्रक्चर लगता है। लेकिन इसके पीछे का लॉजिक ये था
कि अगर कल को कोई युद्ध हो जाए, कोई प्राकृतिक आपदा आ जाए या कोई और तेल प्रतिबंध लग जाए, हाँ, तो कम से कम पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था अचानक ठप ना हो। 3 महीने तक सदस्य देश अपनी अर्थव्यवस्था को सुचारू रूप से चला सकें। सही कहा। ये नियम दिखाता है कि आईईए अपने मूल रूप में एक सुरक्षा कवच की तरह डिजाइन किया गया था। लेकिन 1974 और आज के समय में तो जमीन आसमान का फर्क है। बहुत बड़ा फर्क है। उस समय दुनिया सिर्फ कच्चे तेल के इर्द गिर्द घूमती थी। आज की हकीकत बहुत अलग है। तो क्या आईईए आज भी सिर्फ जमीन के नीचे तेल छुपाने वाले एक संगठन की तरह काम कर रहा है? नहीं, यहीं पर आईईए का विकास बहुत दिलचस्प हो जाता है। अच्छा। स्रोत स्पष्ट करते हैं कि आईईए अब सिर्फ कच्चे तेल की आपूर्ति तक सीमित नहीं है। उसने समय के साथ खुद को पूरी तरह से इवॉल्व कर लिया है, क्योंकि आज दुनिया की सबसे बड़ी चिंता तेल की कमी नहीं है, बल्कि जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग है। एग्जैक्टली। इसलिए आईईए अब नवीकरणीय ऊर्जा, रिन्यूएबल्स, हाँ, डिकार्बनाइजेशन और एनर्जी ट्रांजिशन पर ध्यान दे रहा है। यानी जीवाश्म ईंधन से स्वच्छ ऊर्जा की तरफ जाने के वैश्विक सफर को दिशा दे रहा है। बिल्कुल सही। और इसमें एक और चीज है, क्रिटिकल मिनरल्स प्रोग्राम। इसका जोड़ना भी बहुत अहम है। बहुत अहम है। आज भविष्य की ऊर्जा पेट्रोल से नहीं, बल्कि लिथियम, कोबाल्ट और निकल जैसी चीजों से तय हो रही है। जी, इलेक्ट्रिक गाड़ियां हों या बड़े बड़े सोलर फार्म्स, इन दुर्लभ खनिजों के बिना कुछ नहीं हो सकता। आईईए अब इन खनिजों की सप्लाई चेन पर भी नजर रख रहा है, ताकि कल को दुनिया लिथियम के लिए किसी नए ऑयल क्राइसिस जैसी स्थिति का सामना ना करे। सटीक बात है। मतलब एक संस्था जो 70 के दशक में तेल की कमी से निपटने के लिए बनी थी, वो आज भविष्य की स्वच्छ ऊर्जा नीतियों की सबसे बड़ी रणनीतिकार बन गई है। और यहीं से इस पूरी कहानी में भारत की एंट्री होती है। बिल्कुल, क्योंकि जब बात भविष्य की ऊर्जा नीतियों की हो रही है, तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये नीतियां कौन तय कर रहा है। हाँ, यहीं पर सदस्यता के नियम सामने आते हैं। जी। ऐतिहासिक रूप से देखें तो आईईए ने अपने दरवाजे सिर्फ ओईसीडी देशों के लिए ही खोल रखे थे। मतलब अगर आप उस विकसित देशों के क्लब का हिस्सा नहीं हैं, हाँ, ओईसीडी का हिस्सा नहीं है, तो आप आईईए के पूर्ण सदस्य यानी फुल मेंबर भी नहीं बन सकते। आज के समय में आईईए के 32 पूर्ण सदस्य हैं। और स्रोतों के अनुसार 2020 में ओईसीडी में शामिल होने के बाद कोलंबिया जल्द ही इसका 33वां पूर्ण सदस्य बनने वाला है। लेकिन दुनिया बदल रही थी। हाँ, और आईईए को भी समझ आ रहा था कि विकासशील देशों को बाहर रखकर वे वैश्विक ऊर्जा को कंट्रोल नहीं कर सकते। सही कहा। इसलिए 2015 में एक बड़ा बदलाव किया गया। वो बदलाव क्या था? वो बदलाव था सहयोगी सदस्य यानी एसोसिएट मेंबर श्रेणी की शुरुआत। अच्छा। ये गैर ओईसीडी देशों के लिए आईईए से जुड़ने का एक नया रास्ता था। वर्तमान में 13 देश इस सहयोगी श्रेणी में शामिल हैं। जी। और भारत 2017 में आईईए का एक सहयोगी सदस्य बना। ये एक बहुत बड़ा कदम था। बिल्कुल, क्योंकि इससे भारत को आईईए की बैठकों में जाने का मौका मिला। लेकिन यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है। सहयोगी सदस्य और पूर्ण सदस्य होने में जमीन आसमान का अंतर है। हाँ, हमारे स्रोत इस अंतर को बहुत ही स्पष्ट तरीके से समझाते हैं। बिल्कुल। एक सहयोगी सदस्य के रूप में भारत नीतिगत चर्चाओं में भाग तो ले सकता है, बातचीत कर सकता है, लेकिन उसके पास निर्णय लेने का अधिकार यानी डिसीजन मेकिंग राइट्स नहीं होते। एग्जैक्टली। इसे एक बहुत ही आसान उदाहरण से समझा जा सकता है। बताइए। मान लीजिए आपको एक बहुत ही एक्सक्लूसिव डिनर पार्टी में बुलाया गया है। ठीक है। आप टेबल पर बैठे हैं, चर्चा में हिस्सा ले रहे हैं और आपके सामने मेन्यू भी रखा है। लेकिन जब खाना ऑर्डर करने की बारी आती है तो आप सिर्फ मेन्यू देख सकते हैं, आप ऑर्डर नहीं कर सकते। मतलब क्या पकेगा, क्या खाया जाएगा, इसका अंतिम फैसला सिर्फ उस घर के पुराने सदस्य ही करेंगे। हाँ, जो पूर्ण सदस्य हैं। आपके पास वोटिंग का अधिकार नहीं है। ये उदाहरण एकदम सटीक है। भारत उस मेज पर बैठा तो है, लेकिन जब नीतियां पास करने के लिए वोट डालने की बारी आती है तो भारत के पास वोट नहीं है। और यही वो जगह है जहां सबसे बड़ा गतिरोध पैदा होता है। बिल्कुल। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता है। भारत पूर्ण सदस्यता चाहता है। सही बात है। वो सिर्फ चर्चा में शामिल होने के बजाय उन नीतियों को आकार देने में अपना वोट डालना चाहता है। और यहाँ जो तकनीकी बाधा है वो ये है कि आईईए का पुराना ढांचा कहता है कि पूर्ण सदस्य बनना है तो पहले जाके ओईसीडी के सदस्य बनो। हाँ, लेकिन स्रोत यहाँ बहुत ही स्पष्ट जानकारी देते हैं कि भारत का ओईसीडी में शामिल होने का कोई इरादा नहीं है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। ओईसीडी में शामिल न होने का भारत का फैसला कोई जल्दबाजी में लिया गया फैसला नहीं है। बिल्कुल नहीं। भारत हमेशा से अपनी स्वतंत्र विदेश नीति
और आर्थिक कूटनीति पर जोर देता रहा है। वो एक बहुत बड़ी और विविधतापूर्ण अर्थव्यवस्था है। और ओईसीडी के अपने अलग आर्थिक नियम हैं, डेटा शेयरिंग के मानक हैं, जो ज्यादातर पश्चिमी विकसित देशों के हिसाब से बने हैं। सही कहा। भारत सिर्फ आईईए में वोटिंग का अधिकार पाने के लिए अपनी पूरी व्यापक आर्थिक नीति को ओईसीडी के सांचे में नहीं ढालना चाहता। और यहीं से ये पूरी स्थिति एक चेस गेम जैसी हो जाती है। बिल्कुल। एक तरफ आईईए है जो अपने 1970 के दशक के नियमों से बंधा है, और दूसरी तरफ भारत है जो अपनी शर्तों पर वैश्विक मंच पर आना चाहता है। अगर हम इसे थोड़े व्यापक संदर्भ में जोड़कर देखें जी, तो ये सिर्फ भारत के लिए ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि आईईए के लिए भी जीवन मरण या अपनी प्रासंगिकता बचाए रखने का सवाल है। बिल्कुल। स्रोतों में एक बहुत ही हैरान करने वाला आंकड़ा दिया गया है। क्या है वो? जैसे भारत, चीन, ब्राजील, इनको मिला लें तो वे मिलकर वैश्विक ऊर्जा मांग के 80% हिस्से का प्रतिनिधित्व करते हैं। 80%? हाँ। ये पूरी दुनिया की ऊर्जा का लगभग पूरा हिस्सा है। और सबसे बड़ा जो आहा मोमेंट है वो तब आता है जब हम भविष्य की ओर देखते हैं। बिल्कुल। आईईए खुद अपनी रिपोर्टों में ये मानता है कि अगले 3 दशकों में, यानी 30 सालों में, हाँ, दुनिया के किसी भी अन्य देश की तुलना में भारत में ऊर्जा की मांग में सबसे बड़ी वृद्धि होने वाली है। चलिए इस तथ्य पर थोड़ा रुकते हैं। दुनिया में किसी भी और देश से ज्यादा ऊर्जा की मांग भारत में बढ़ने वाली है। जी। इसका सीधा मतलब है कि आने वाले 30 सालों में सबसे ज्यादा नए पावर प्लांट, सबसे ज्यादा सोलर इंफ्रास्ट्रक्चर, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक गाड़ियां, हाँ, और सबसे ज्यादा ऊर्जा का बुनियादी ढांचा भारत में ही विकसित होने वाला है। सही बात है। जब देश की अर्थव्यवस्था इस रफ्तार से बढ़ेगी, शहरीकरण होगा और करोड़ों लोग मिडिल क्लास में आएंगे, तो ऊर्जा की भूख बेतहाशा बढ़ेगी ही। और यही वो कारण है जिसकी वजह से कहा जाता है कि आईईए को भारत की उतनी ही जरूरत है जितनी भारत को आईईए की है। विश्वसनीयता और अधिकार यानी अथॉरिटी की बात करें तो आईईए वैश्विक ऊर्जा की दुनिया का सबसे बड़ा थिंक टैंक है। बिल्कुल। इसके प्रमुख प्रकाशनों को ही देख लीजिए। हाँ, जैसे वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक, वर्ल्ड एनर्जी इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट और ग्लोबल एनर्जी रिव्यू। ये कोई आम मैगजीन या पीडीएफ नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये रिपोर्टें वैश्विक निवेशकों के लिए एक तरह से बाइबल का काम करती हैं। सही कहा। दुनिया के बड़े बड़े निवेश फंड, बैंक और सरकारें इन रिपोर्टों को देखकर तय करते हैं कि आने वाले 10 सालों में पैसा कहाँ लगाना है। अगर आईईए कहता है कि सोलर एनर्जी का भविष्य अच्छा है, तो अरबों डॉलर उस दिशा में मुड़ जाते हैं। ये नीतियां और आउटलुक पूरी दुनिया की ऊर्जा की दिशा तय करते हैं। अब जरा सोचिए जी, एक संस्था जो भविष्य की वैश्विक ऊर्जा की दिशा तय कर रही है, वो अपनी निर्णय लेने वाली कमेटी में उस देश को वोट देने का अधिकार नहीं दे रही है जो अगले 30 सालों में ऊर्जा का सबसे बड़ा उपभोक्ता बनने वाला है। ये तो बहुत अजीब बात है। बिल्कुल। अगर भारत पूर्ण सदस्य के रूप में वोटिंग राइट्स के साथ वहां नहीं है, आउटलुक और उनकी नीतियों की विश्वसनीयता पर ही सवाल खड़े हो जाते हैं। एग्जैक्टली। आप उस देश के बिना वैश्विक ऊर्जा का भविष्य कैसे तय कर सकते हैं जो देश खुद उस ऊर्जा के भविष्य का सबसे बड़ा हिस्सा है? ये एक बहुत बड़ा विरोधाभास है। और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये कोई ऐसी कूटनीतिक बहस नहीं है जो सिर्फ सरकारी फाइलों में बंद रहती है। जी नहीं। किसी को भी ये लग सकता है कि पेरिस में आईईए के हेडक्वार्टर में बैठे कुछ अधिकारी क्या नियम बनाते हैं, उससे आम इंसान के जीवन पर क्या असर पड़ेगा। लेकिन असल में ये सीधे तौर पर हर इंसान को प्रभावित करता है। कैसे? देखिए, ऊर्जा कूटनीति का असर सीधा हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है। बिल्कुल। बिजली के दाम क्या होंगे? उद्योगों को चलाने के लिए सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा कहाँ से आएगी? पर्यावरण को बचाने के लिए किन नई तकनीकों पर रिसर्च होगी और उन पर कितना पैसा खर्च किया जाएगा? ये सब फैसले इन्हीं वैश्विक मंचों पर तय होते हैं। जब नीतियां बन गई हों कि कोयले से स्वच्छ ऊर्जा की तरफ कैसे जाना है, तो भारत जैसे देश की जमीनी हकीकत पश्चिमी देशों से बहुत अलग होती है। सही कहा। भारत को अपने विकास की रफ्तार भी बनाए रखनी है और पर्यावरण का भी ध्यान रखना है। और यही वजह है कि भारत का उस मंच पर निर्णय लेने का अधिकार रखना इतना अहम है। जी। अगर भारत के पास वोट नहीं होगा तो क्या वे नीतियां भारत जैसी उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं की वास्तविक जरूरतों के अनुकूल बन पाएंगी, या फिर वे नीतियां सिर्फ विकसित देशों के नजरिए से ही थोप दी जाएंगी? यही सबसे बड़ा डर है। बिल्कुल। और इसी सवाल पर आज कूटनीतिक हलकों में सबसे ज्यादा मंथन चल रहा है। स्रोत बताते हैं कि आईईए ने भारत के पूर्ण सदस्यता के अनुरोध और उस दिशा में हुई प्रगति का खुले तौर पर स्वागत किया है।
हाँ, वे भी जानते हैं कि दुनिया के तीसरे सबसे बड़े ऊर्जा उपभोक्ता को वैश्विक ऊर्जा शासन के मुख्य ढांचे में एकीकृत करना, यानी इंटीग्रेट करना, जी, समय की मांग है। लेकिन फिर बात वहीं आकर अटक जाती है, वो तकनीकी बाधा। हाँ, आईईए के नियम कहते हैं कि आपको ओईसीडी का सदस्य होना चाहिए, और भारत का कहना है कि हमें ओईसीडी का सदस्य नहीं बनना है। ये एक ऐसा लॉक है जिसकी चाबी अभी तक नहीं मिली है। तो सवाल ये है कि इस दीवार को पार कैसे किया जाएगा? क्या आईईए अपने बुनियादी ढांचे और दशकों पुराने नियमों में कोई विशेष संशोधन करेगा, या कूटनीति के जरिए कोई बिल्कुल नया बाईपास रास्ता निकाला जाएगा? ये टकराव बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर खड़ा है। बिल्कुल, एक तरफ 1974 में पश्चिमी देशों और विकसित अर्थव्यवस्थाओं को ध्यान में रखकर बनाए गए कड़े नियम हैं, और दूसरी ओर आज की बदलती हुई वास्तविकता है, जहां ऊर्जा की खपत और आर्थिक विकास का गुरुत्वाकर्षण केंद्र एशिया की तरफ और विशेष रूप से भारत की तरफ खिसक चुका है। सही बात है। 2017 से एक सहयोगी सदस्य के रूप में भारत ने अपना महत्व साबित कर दिया है। लेकिन अब बात हिस्सेदारी से आगे बढ़कर नेतृत्व की आ गई है। एग्जैक्टली। तो चलिए इस पूरी चर्चा के धागों को एक साथ पिरोते हैं। जी। हमने शुरुआत की आईईए के जन्म से। हमने देखा कि कैसे 1970 के दशक के भयंकर तेल संकट और अरब देशों के तेल प्रतिबंध ने दुनिया के विकसित देशों को डरा दिया था, जिसकी वजह से 1974 में 17 ओईसीडी देशों ने मिलकर आईईए को बनाया। फिर हमने उस 90 दिनों के रणनीतिक तेल भंडार वाले सख्त नियम को समझा, जो आपात स्थिति के लिए एक बहुत बड़ा सुरक्षा कवच है। उसके बाद हमने देखा कि आईईए सिर्फ तेल तक सीमित नहीं रहा। हाँ, आज ये नवीकरणीय ऊर्जा, जलवायु परिवर्तन और भविष्य की तकनीक के लिए जरूरी क्रिटिकल मिनरल्स जैसे आधुनिक युग की चुनौतियों का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बन गया है। बिल्कुल। हमने सदस्यता के 2 अलग-अलग स्तरों को भी समझा, पूर्ण सदस्य और सहयोगी सदस्य, और उस अंतर को भी जाना जहां भारत चर्चा में तो शामिल है लेकिन निर्णय लेने वाले मतदान में नहीं। और सबसे अहम हिस्सा रहा वो गतिरोध, वो फ्रिक्शन पॉइंट। आईईए के पुराने ओईसीडी नियम एक तरफ है और वैश्विक ऊर्जा मांग में भारत का बेतहाशा बढ़ता दबदबा दूसरी तरफ है। खुद आईईए स्वीकार करता है कि अगले 3 दशकों में ऊर्जा की मांग में सबसे बड़ी वृद्धि भारत में ही होगी। ऐसे में भारत को पूर्ण सदस्यता न मिलना सिर्फ भारत के लिए नहीं, बल्कि खुद आईईए की विश्वव्यापी प्रासंगिकता के लिए एक चुनौती बन गया है। इन सब बातों का विश्लेषण करने के बाद एक ऐसा विचार उभरकर सामने आता है जो मौजूदा वैश्विक ढांचे पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाता है। बिल्कुल। दुनिया तेजी से बदल रही है और ऊर्जा के समीकरण भी बदल रहे हैं। तो वो विचार कुछ इस तरह है जिस पर थोड़ा ठहरकर सोचने की जरूरत है। जी। यदि कोई वैश्विक संस्था भविष्य की ऊर्जा और जलवायु चुनौतियों का प्रभावी ढंग से प्रबंधन करना चाहती है, तो क्या वो 1970 के दशक में बने केवल ओईसीडी सदस्यता के पुराने नियमों से बंधी रह सकती है, या फिर दुनिया की उभरती हुई ऊर्जा महाशक्तियों को शामिल करने के लिए इन वैश्विक संस्थाओं को अपने ही बुनियादी ढांचे को, अपनी ही पुरानी पहचान को बदलने के लिए मजबूर होना पड़ेगा? क्या पुराने नियम नई दुनिया की हकीकत को रोक सकते हैं, या हकीकत अंततः नियमों को बदलने पर मजबूर कर देगी? ये सिर्फ एक संस्था के नियमों का मामला नहीं है, बल्कि यह समय के साथ प्रासंगिक बने रहने और भविष्य की चुनौतियों का सही मायनों में सामना करने की आवश्यकता है। बिल्कुल। और इसी विचारोत्तेजक सवाल के साथ ऊर्जा कूटनीति और वैश्विक नीतियों की इस जटिल लेकिन बेहद महत्वपूर्ण दुनिया की ये चर्चा यहीं समाप्त होती है। जी। यह एक ऐसा विषय है जो लगातार विकसित हो रहा है और आने वाले समय में इसके जो भी परिणाम होंगे वे हम सब के भविष्य की ऊर्जा नीतियों को आकार देंगे। बिल्कुल। इस विषय पर और अधिक जानकारी खोजने, इन भू राजनीतिक समीकरणों को गहराई से समझने और इन सवालों पर खुद से विचार करने का प्रयास जरूर होना चाहिए। आज की इस गहन चर्चा में शामिल होने के लिए धन्यवाद।